Hello everyone, welcome to EduTap. So today in your Jaffrey online classes we'll be discussing the topic accounts in India for NRIs कि अगर एक NRI को या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंडिया में अपने पैसे रखने हैं, यहाँ पे अकाउंट खोलना है, तो वो कौन से टाइप के अकाउंट्स खोल सकता है। तो ये हमारा वीडियो जैफरी ऑनलाइन क्लासेस इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसमें हम हर मंडे टू सैटरडे आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं अलग अलग कंपोनेंट से रिलेटेड, और हर वीडियो के एंड में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो अगर आप एक एनआरआई हैं या आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और आप इंडिया में अकाउंट खोलना चाहते हैं, सो यू हैव थ्री ऑप्शंस। पहला है एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट। दूसरा है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट बैंक स्कीम, यानी कि एफसीएनआर अकाउंट। तीसरा है एनआरओ अकाउंट, दैट इज नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो आज हम पहले दो प्रकार के अकाउंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एनआरओ अकाउंट भी करेंगे और साथ के साथ हम एसएनआरआर अकाउंट भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि फॉरेन नेशनल्स के लिए इंडिया में एक अकाउंट ओपन हो सकता है। सो एनआरई अकाउंट जो है, इसे एनआरआईज या फिर पीआईओज ओपन कर सकते हैं ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ, ठीक है, और कुछ और बैंक्स जिनको परमिटेड है, इंक्लूडिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स। लेकिन अगर आप एक पर्सन है फ्रॉम पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो फिर आपको आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा एनआरई अकाउंट ओपन करने के लिए। ये जो अकाउंट है ये जॉइंटली भी ओपन किया जा सकता है, दो एनआरआईज मिलके भी ये एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर एक एनआरआई अपने इंडिया के किसी रेजिडेंट रिलेटिव के साथ, जो इंडिया में रेजिडेंट है, उस रिलेटिव के साथ मिलके भी एक अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन जब एक एनआरआई या पीआईओ एक रेजिडेंट रिलेटिव के साथ मिलके अकाउंट खोलता है, तो वो सिर्फ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे होगा ऐसा जॉइंट अकाउंट। ठीक है, फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या होगा कि सिर्फ वो एनआरआई है, वो प्राइमरी होल्डर होगा, वही उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। अगर बाय चांस वो कल उसकी डेथ हो जाती है, तब फिर जो दूसरा रेजिडेंट रिलेटिव है वो उस अकाउंट को चला सकता है। अगर वो एनआरआई चाहता है कि मेरे अकाउंट को ऑपरेट करे वो मेरा रेजिडेंट रिलेटिव, तो उसे उसको पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी। उस पावर ऑफ अटर्नी को यूज करके वो रेजिडेंट रिलेटिव उस अकाउंट को यूज कर सकता है। और जो रिलेटिव का डेफिनेशन है वो आपका कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो रिलेटिव होगा वही आपके साथ अकाउंट खोल सकता है। ओके, अब इसमें अकाउंट खोला जा सकता है सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, हर प्रकार का अकाउंट खोला जा सकता है। और किस करेंसी में ये अकाउंट मेंटेन होगा, ये अकाउंट मेंटेन होगा इंडियन रुपी के अंदर। फिर यहाँ पे जब आप अपने रेजिडेंट रिलेटिव को पावर ऑफ अटर्नी दे देते हो, जिसके साथ अपने जॉइंट अकाउंट खोला है, तो वहाँ पे क्या क्या अलाउड है उसको ट्रांजैक्शन करना। वो आपकी तरफ से कोई लोकल पेमेंट करना चाहता है, परमिसिबल लोकल पेमेंट करना चाहता है, उसके लिए वो अकाउंट में से पैसे निकलवा सकता है। ठीक है, अगर वो आप एनआरआई हो, आपको पैसे भेजना चाहता है फॉरेन में, सिर्फ आपको ही वो पैसे भेज सकता है आपके अकाउंट में, तो वो भी उसको परमिटेड है। और कुछ परमिसिबल इन्वेस्टमेंट्स पावर ऑफ अटर्नी होल्डर को अलाउड हैं, लेकिन वो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर खुद से एनआरई अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। ठीक है, आपके अलावा अगर आप एक एनआरआई हो तो उस एनआरआई के अलावा किसी और को बाहर फंड्स रिपैट्रिएट नहीं कर सकता है। आपके बिहाफ पे आपके बिहाफ पे किसी को गिफ्ट पेमेंट नहीं कर सकता है, और दूसरे एनआरई अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये पीओए होल्डर के रिलेटेड है। वैसे इस अकाउंट में से, एनआरई अकाउंट में से, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस दोनों अलाउड हैं, पैसा आना पैसा जाना दोनों अलाउड है, लेकिन उसमें भी कुछ परमिसिबल क्रेडिट्स और डेबिट्स हैं। अब इसमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, आपका एनआरई अकाउंट है, आप उसमें फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, अप टू 3 years फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट आप करवा सकते हैं। परमिसिबल क्रेडिट्स कौन से हैं, उस अकाउंट में क्या क्या पैसा आ सकता है। बाहर से कोई पैसा किसी ने भेजना हो, इस अकाउंट में आ सकता है। ओके, उस अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है उस एनआरआई ने, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है, वो मिल सकता है।
दूसरे एनआरई अकाउंट या दूसरे एफसीएनआर अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होता है तो हो सकता है। अब एनआरई अकाउंट एक से दूसरे में एनआरई अकाउंट खोलना ये आपका रेजिडेंट रिलेटिव नहीं कर सकता है। आप कर सकते हो कि दूसरे एनआरई अकाउंट से किसी एफसीएनआर अकाउंट से पैसा आना है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसकी मेच्योरिटी होगी, उसका पैसा आ सकता है। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है मेच्योरिटी पे, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा लगा भी इसी अकाउंट में से होना चाहिए कि मेरे पास 1 लाख थे एनआरई अकाउंट में, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब 2 साल बाद इसी अकाउंट में पैसा वापस आ रहा है, इसी अकाउंट से पैसा इन्वेस्ट हुआ, इसी अकाउंट से पैसा जो है इसमें वापस आ गया, या फिर आपने कोई इनवर्ड रेमिटेंस थी उसमें से आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो उस इन्वेस्टमेंट का मेच्योरिटी इसमें आ सकता है। फिर कोई आपकी और इनकम है, आप एनआरआई हो, विदेश में हो, लेकिन आपका कोई रेंट इनकम है, डिविडेंड आता है, कोई पेंशन आती है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट आती है, ये सब कुछ एनआरई अकाउंट में पैसा आ सकता है। अब डेबिट क्या हो सकता है, इसमें से पैसा कट कौन सा सकता है, आपको लोकल कोई इंडिया में कोई पेमेंट्स करनी है, बाहर कोई पैसा भेजना है, एनआरआई ने अपने अकाउंट में से बाहर किसी को पैसा भेजना है वो भेज सकते हैं, किसी और एनआरई एफसीएनआर अकाउंट में पैसा डालना है वो डाल सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं इंडिया में कोई तो वो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स इनवर्ड आउटवर्ड अलाउड है अगर एनआरआई खुद करे। अगर एनआरआई करवाता है अपने पीओए होल्डर के थ्रू, पावर ऑफ अटर्नी, तो उसमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये जो पैसा है इजीली रिपैट्रिएबल है, बाहर ले जा सकते हैं इनको। इस अकाउंट पे जो भी पैसा है उस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, और इसका जो बैलेंस है उस पे वेल्थ टैक्स भी नहीं लगता है। ओके, और लोन्स अगर आपको इस अकाउंट के अगेंस्ट लेना हो, चाहे फंड बेस्ड चाहे नॉन फंड बेस्ड कोई लोन लेना है आपने बैंक से, तो क्या आप इस अकाउंट के अगेंस्ट ले सकते हो, तो लिया जा सकता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आप भी ले सकते हो, कोई थर्ड पार्टी भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है बैंक की, वो बैंक काटेगा कि 1 लाख के आपका लोन, आपका अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसके अगेंस्ट आपको 70-80 हज़ार रुपये लोन मिल जाएगा। लेकिन इस लोन का पैसा आप इंडिया से बाहर रिपैट्रिएट नहीं कर सकते हो, और सिर्फ इंडिया में यूज कर सकते हो, वो भी जो अलाउड ट्रांजेक्शन है उनके लिए। कि अगर मेरा इंडिया में एनआरई अकाउंट है और मुझे लोन मिला है 1 लाख का उसके अगेंस्ट, तो ये 1 लाख रुपया मैं विदेश में नहीं ले जा सकती, इंडिया में ही मुझे खर्च करना पड़ेगा। किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं ये लोन अकाउंट, आपको कोई पर्सनल बिजनेस एक्टिविटी करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया की किसी कंपनी में, एज पर फेमा रेगुलेशंस, ऑब्वियसली बाहर नहीं ले जा सकते, ये पैसा बाहर नहीं इन्वेस्ट कर सकते, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो कंपनी में, इंडिया में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए फेमा रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोई फ्लैट या हाउस खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप फ्लैट हाउस तो खरीद सकते हो, लेकिन आप रीलैंडिंग के लिए नहीं ये पैसा खर्च कर सकते कि आपने बैंक से लिया फिर आपने किसी और को उधार दे दिया, वो आप लेंडिंग नहीं कर सकते हो उस पैसे से। आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हो, प्लांटेशन एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, एग्रीकल्चर प्लांटेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हो जो आपको एनआरई अकाउंट के अगेंस्ट आपको लोन मिलेगा, ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके काफी ज्यादा एक्स्ट्रा रेगुलेशंस है। फिर एनआरई डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट जो मिलता है, इट इज अकॉर्डिंग टू दी डिपॉजिट डायरेक्शंस जो कि आरबीआई ने दी हैं 2016 में। अब टर्म डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी कर सकता है। मान लो मैंने जमा करवाए, मैं एनआरआई हूँ 1 करोड़, आपने जमा कराए 1.5 करोड़, तो ऐसा हो सकता है कि आपने कराए 3 साल के लिए, मैंने कराए 2 साल के लिए, तो अमाउंट भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे हो सकता है मुझे और आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिले, तो ये अलाउड है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने भी 1 करोड़ कराए 2 साल के लिए, आपने भी 1 करोड़ कराए 2 साल के लिए, और हम लोगों को अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, और जो डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स 2 करोड़ से ज्यादा के होते हैं उन्हें बल्क डिपॉजिट्स बोला जाता है, उन पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। तो वेरी कर सकता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि हमारा सेम है सब कुछ फिर भी हमें डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पे या टर्म डिपॉजिट पे एनआरई अकाउंट के, वो जो हमारे डोमेस्टिक रूपी अकाउंट्स है उनसे ज्यादा नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एनआरई को मिल रहा है 7% और जो लोकल वाली एफडीज हैं उनको 6.5% मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लोकल वाले से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। और अगर आपका कोई स्टाफ है, ठीक है,
और कोई सीनियर सिटीजन है उनको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, सीनियर सिटीजन को, स्टाफ को एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, एनआरई डिपॉजिट्स में नहीं मिलता है। और जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली या फिर उससे शॉर्टर इंटरवल पे मिलता है। ओके कई बार क्या होता है कि कोई अपने एनआरई अकाउंट को आरएफसी में कन्वर्ट करना चाहता है, कोई आरएफसी को एनआरई में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई अपनी एनआरई एनआरआई जो है आरएफसी को कन्वर्ट करना चाहता है, टर्म डिपॉजिट है लेकिन वो अभी सिर्फ 1 साल या 1 साल से कम रहा है वो टर्म डिपॉजिट, इफ ऑन डिपॉजिट ऑफ रिटर्निंग एनआरआई कन्वर्टेड टू आरएफसी अकाउंट। ठीक है, इसको हम तो, एक राम नाम का एनआरआई है, ठीक है, उसका इंडिया में एनआरई अकाउंट था और उसने उसमें टर्म डिपॉजिट करवा रखा था। ओके अब वो इंडिया आ रहा है, इंडिया सेटल हो रहा है, अब वो एनआरई अकाउंट को आरएफसी में कन्वर्ट करता है और उसकी टर्म डिपॉजिट भी अब आरएफसी में आ जाएगी। लेकिन अगर ये टर्म डिपॉजिट को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, फिर उसको या तो सेविंग्स बैंक अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा या फिर उससे कम वाला। ठीक है, फिर उसको टर्म डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा अगर वो एनआरई से आरएफसी में कन्वर्ट करा है और अभी 1 साल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई एनआरई डिपॉजिट का, टर्म डिपॉजिट का प्री मेच्योर विड्रॉल करवाना चाहता है तो पेनल्टी उतनी लगती है जितना बैंक डिसाइड करता है। हर बैंक की अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होती है कि कितना उसको उन्होंने पेनलाइज करना है। उसके बाद अगर आप एनआरई अकाउंट को एफसीएनआर अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे भी इंटरेस्ट रेट में पेनल्टी लगती है। ठीक है, अगर एनआरई को एफसीएनआर में कन्वर्ट करते हो, एनआरई को आरएफसी में कन्वर्ट करने पे कोई भी पेनल्टी नहीं है। बिजनेस एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो उससे भी कोई पेनल्टी नहीं है, सिर्फ एनआरई को एफसीएनआर पे करने पे इंटरेस्ट रेट में पेनल्टी लगती है। ठीक है, और एक और चीज है, अगर एनआरई आरएफसी में कन्वर्ट करता है अपनी, अगर उसका टर्म डिपॉजिट है तो फिर वहां पे इंटरेस्ट रेट अगर 1 साल नहीं हुआ है एफडी को तो एसबीआई सेविंग्स बैंक वाला मिलता है। ओके उसके बाद करते हैं एफसीएनआर अकाउंट। एफसीएनआर अकाउंट जो है किसी भी परमिटेड करेंसी में हो सकता है। एनआरई किस में था, रुपी में, ये किसी भी करेंसी में हो सकता है, परमिटेड करेंसी में। और एफसीएनआर अकाउंट में सिर्फ टर्म डिपॉजिट होता है 1 से 5 साल के लिए। सेविंग्स, करंट, रेकरिंग डिपॉजिट ये सब नहीं होता है, सिर्फ टर्म डिपॉजिट होता है। और इस पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग रेट पे भी हो सकता है। इसमें से जो पैसा कटता है या इस अकाउंट में जो पैसा आता है ये सेम है सारी चीजें जो कि एक एनआरई अकाउंट में होती हैं। इसका पैसा भी इजीली रिपैट्रिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और एनआरई अकाउंट में भी कोई टैक्स नहीं लगता था, एफसीएनआर अकाउंट में कोई भी टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, अब मान लो अब ये एफसीएनआर अकाउंट खोला था राम ने जो कि एक एनआरआई है, अब वो इंडिया का रेजिडेंट बनने वाला है, अब वो इंडिया वापस आ गया। तो जब वो इंडिया आ गया तो अब उसकी एफडी का क्या होगा, उसकी एफडी को मेच्योर होने दिया जाएगा एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट। ठीक है, जब उसकी एफडी मेच्योर हो जाएगी तो वो उसको फिर आरएफसी में कन्वर्ट कर सकता है। मेच्योरिटी जब हो जाएगी तो वो कहाँ से पैसा मिलेगा उसको, आरएफसी अकाउंट में से, क्योंकि अब उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो चेंज हो चुका है। तो डिपॉजिट कराया था एनआरई में, अब वो इंडिया में रेजिडेंट बन गया तो मेच्योरिटी पे कहाँ मिलेगा वो पैसा, आरएफसी अकाउंट के अंदर। ओके इसमें भी कोई भी टैक्सेशन नहीं है, बस डिफरेंस याद रखो, यहाँ पे कौन सी करेंसी थी, एफसीएनआर में कौन सी करेंसी है, फॉरेन करेंसी, कोई भी परमिटेड, पिछले वाले में एनआरई में इंडियन करेंसी थी। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर नॉट परमिटेड फॉर एनआरआईज पीआईओज इन इंडिया। कौन सा परमिटेड नहीं है, एनआरआई पीआईओज के लिए नहीं है वो अकाउंट, एनआरई, एफसीएनआर, एसएनआरआर या फिर एनआरओ। तो इसमें एसएनआरआर जो है वो नहीं है। वो फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो अगर इंडिया में आके अकाउंट खोलते हैं फॉर सम पर्पस तो एसएनआरआर अकाउंट खोलते हैं। एनआरआई पीआईओज के लिए एनआरई, एफसीएनआर और एनआरओ अकाउंट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट के लिए कौन सा सही है, इंटरेस्ट ऑन एनआरई टीडीज शुड नॉट एक्सीड दैट ऑफ कंपेरेबल डोमेस्टिक रूपी टीडीज। यानी कि एनआरई अकाउंट में अगर आपने टर्म डिपॉजिट खोला है तो उसका इंटरेस्ट रेट इंडिया के जो डोमेस्टिक रूपी के अंदर जो टर्म डिपॉजिट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी प्रोवाइडेड टू सीनियर सिटीजन्स, ये गलत है। कोई एनआरई अकाउंट में सीनियर सिटीजन्स को एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और यहाँ लिखे नो पेनल्टी अप्लाइज फॉर कन्वर्टिंग
एनआरई टू आरएफसी, तो इसमें पेनल्टी नहीं लगती है। ये वाला स्टेटमेंट भी जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नो पेनल्टी अप्लाइज ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू अनदर बैंक, तो इसमें भी कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है, ये वाला, एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं सीनियर सिटीजन को। नेक्स्ट इज अ रेजिडेंट पावर ऑफ अटर्नी होल्डर फॉर एनआरई अकाउंट इज अलाउड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। एनआरई अकाउंट में जॉइंट अकाउंट होता है तो आप पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हो इंडियन रेजिडेंट को। वो क्या कर सकता है, क्या पावर है उसके पास, विदड्रॉ फॉर लोकल पेमेंट्स, मेक परमिटेड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, यस। ओपन एनआरई अकाउंट, नो, वो नहीं खोल सकता है, एनआरआई ही एनआरई अकाउंट खोल सकता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गलत है। तो सही क्या हो गया, A1 and 2। अब हम एक होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको देना है। FCNR-B अकाउंट इज मेंटेन्ड इन इंडियन रुपीज, यूएस डॉलर्स, एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी या फिर यूरो, किसमें ये अलाउड है। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपको मंडे को मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।